मेरा क्या कसूर 109 110। अगली सुबह मोनिका ने सारे सोशल मीडिया में ये खबर फैला दी थी। आज वो अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी के साथ सिंगिंग प्रतियोगिता करने वाली है और जो भी इस कॉम्पिटिशन में हारेगा वो आदर्श और उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और कभी भी आदर्श के तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और साथ ही उसने ये भी पोस्ट किया था, मुझे पूरा यकीन है ये कंपटीशन में ही जीतूंगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ और वो लड़की झूठी जिसने किसी की मजबूरी का फायदा उठा उसके पति को छीन, और आज मैं उस लड़की को उसकी सही जगह दिखाकर रहूंगी। जैसे ही मोनिका ये पोस्ट करती है उसके पोस्ट करते ही उसके सभी फैंस उसकी पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और सभी लोग मोनिका को ऑल द बेस्ट बोलते हैं तो वही नियति को बुरा भला बोलते हैं, और नियति के लिए नेगेटिव कमेंट को देख मोनिका काफी ज्यादा खुश होती हैं। वहीं अंदर आदर्श काफी शांत बैठा होता है और वो सारे कमेंट को शांति से पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर मिताली आ जाती हैं और उसे ऐसे शांति से बैठे देख वो उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख बोली, तुम इतने शांत क्यों हो बेटा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? वो औरत तुम्हारी पत्नी के बारे में अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल रही हैं। और उसके वो सारे बेवकूफ फैन मेरी बेटी को ही बुरा भला बोल रहे हैं। बोलते हुए वो उसे देखने लगती हैं और अपनी मोम की बात सुन आदर्श शांति से बोला, आप शांत हो जाओ मोम, मैं अभी तक शांत इसलिए था क्योंकि मैं एक मौके की तलाश में था और वो मौका मुझे उस औरत ने ही दिया है। बोल वो अपने मोबाइल में कुछ वीडियो और पेपर उन्हें दिखाता है और बोला, मोम आपको पता है मोनिका ने नियति को सिंगिंग के लिए ही क्यों बोला? बोलते हुए वो अपनी मोम को देखता है और खुद ही जवाब देते हुए बोला, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वो ना कभी एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना कभी अच्छी माँ और बहू, वो कभी भी कोई रिश्ते नहीं निभा पाई। यहाँ तक उसने तो कभी अपने हाथ से एक पानी की गिलास तक नहीं उठाई, तो उसे खाना बनाना या घर संभालना क्या खाता? अगर वो एक अच्छी बहू, माँ, पत्नी या अच्छी इंसान के लिए भी प्रतियोगिता करती तो उसे खुद ही पता था वो अभी भी उन सब चीजों में नहीं जीत सकती थी, इसलिए उसने जानबूझकर नियति को उकसाई ताकि वो अपनी आवाज का फायदा उठाकर नियति को इस घर से और मेरी जिंदगी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर सके। क्योंकि उसे पता है सिंगिंग में उसे कोई भू हरा नहीं सकता है, इसलिए उसने ये सब जानबूझकर किया। बोलते हुए वो लंबी सांस बाहर छोड़ता है और बोला, पर माँ वो शायद एक बात भूल गई, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो पर अच्छाई के सामने उसे हार मानना ही पड़ता है और आज उसकी हार होगी। बोल वो अपनी मोम को देख मुस्कुरा देता है, जिसे ऐसे मुस्कुराते देख मिताली भी मुस्कुरा देती हैं और बोली, प्रतियोगिता में कोई भी जीते पर इस घर की बहू तेरी पत्नी और बच्चों की माँ तो नियति ही रहेगी। बोल वो वहाँ से उठकर अपने घर के बने गार्डन में चली जाती है, जहाँ पर आज बहुत सारे लोगों की भीड़ थी जो कोई और नहीं बल्कि मोनिका के फैंस थे। और आज यहाँ इस बड़ी सी हवेली को देख उनकी नजरें यहाँ से हट ही नहीं रही थी। वो सब बस कभी गार्डन को देखते तो कभी वहाँ पर लगे सुंदर फूलों के बगीचों को, तो कभी गार्डन से निकलकर घर के अंदर जाने की कोशिश करते। पर आज यहाँ पर बहुत सारे काले कपड़े पहने गार्ड्स होते हैं जो करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा होते हैं, जिन्हें आज स्पेशली आदर्श की मोम ने यहाँ बुलाई थी नियति की सेफ्टी के लिए। तभी मिताली देखती है मोनिका अपने हाथ में एक बड़ा सा उसका लगेज अपने साथ ही लेकर आई है। उसने अपने चेहरे पर 2 किलो का मेकअप थोप रखी होती है, साथ ही एक बेहद सेक्सी सा गाउन पहनी होती है जिसमें घुटनों के ऊपर से ही उसके दोनों पैर साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जो यू सेफ में उसका गाउन था उससे साथ ही उसका गाउन बिना शोल्डर वाला होता है, जिस कारण उसके क्लीवेज भी साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखते ही मिताली की आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। मगर उससे अलग मोनिका मिताली को देख मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बोली, कैसी हो मोम, लगता है मुझे देखकर आप खुश नहीं हो, पर कोई बात नहीं, अब से आप आदत डाल लो। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि आज से बल्कि अभी से ही हमें साथ रहना है। बोल वो अपनी आंखों में लगा काला चश्मा निकाल मुस्कुराने लगती हैं। तभी मिताली उसे देख बोली, सपना देखना अच्छी बात है, पर सपना वही देखना चाहिए जिनके पूरे होने की उम्मीद हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये सपना कभी पूरा भी होगा। बोल वो मुस्कुरा देती हैं। उद्धरण चिन्ह, और मिताली को ऐसे मुस्कुराते देख मोनिका बोली, कौन यहाँ पर रहेगा और कौन जाएगा इसका फैसला तो बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बोल वो वहाँ से जाने के लिए पीछे पलटती है तो वो अपने पीछे खड़ी कुछ औरतों से टकरा जाती हैं।
और उनसे टकराते ही उन पर गुस्सा कर बोली, दिखाई नहीं देता क्या अंधी हो, अभी मैं गिर जाती, मुझे लग जाती तो बोल। वो उन सबको घूर कर देखने लगती हैं। मोनिका के सामने जो लेडीज़ें खड़ी थी वो सभी अपर क्लास सोसाइटी की लेडीज थी, जिनकी बाहर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कभी कोई उनसे नजरें मिलाकर भी बात कर सके। मगर मोनिका ने उनसे जिस तरह बात की थी, उसके बात करने का लहजा देख सारी औरतें समझ गई थी मोनिका कितनी ज्यादा घमंडी और बिगड़ेल लड़की है, और उसके मुंह लगना उन जैसों के लिए ठीक नहीं। यही सोच वो सब मोनिका से कुछ भी नहीं बोलते हैं, और मिताली के पास जाकर बोली, कैसी हो मिसेस राजपूत, जिसे सुन वो प्यार से मुस्कुराकर सबसे बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम सब कैसी हो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन एक लेडीज बोली, हम सब भी ठीक है, हमने सोशल मीडिया में देखा क्या चल रहा है, और आज जो भी होने वाला है उसे सुन हम सब यहाँ आ गए। बोल वो मुस्कुरा देती हैं, और उनकी बात सुन मिताली बोली, अच्छा हुआ जो तुम सब यहाँ आ गई, इसी बहाने मेरी बेटी नियति से भी मिल लेना तुम सब। बोल वो मुस्कुरा देती हैं, और उनकी बात सुन वो सब बोले, हम तुम्हारी बहू से ही तो मिलने आए हैं यहाँ, वरना एक को तो देखे ही हैं। बोल वो अपना मुंह बना लेते हैं। अंदर नियति मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती हैं। तब वहाँ पर आदर्श आ जाता है, और वो नियति को देख बोला, क्या तुम। बोलते हुए ही उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं, और वो बस नियति को ही देखने लगता है। जब नियति पलटकर आदर्श को ऐसे खुद को देखते हुए पाती है तो वो उसे बोली, क्या हुआ आदर्श जी, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे। बोलते हुए वो आदर्श के पास आ जाती है और उसे ही देखने लगती हैं। नियति की बात सुन आदर्श अपने होश में आता है, और नियति को ऊपर से नीचे देखकर बोला, सब कुछ सही है, पर फिर भी थोड़ी कमी है। बोल वो उसे देखने लगता है, और आदर्श की बात सुन नियति खुद को मिरर में देख बोली, हमें तो कुछ भी कमी नहीं लग रही आदर्श जी, हमें तो सब सही लग रहा। बोलते हुए वो खुद को देखने लगती हैं। तभी आदर्श नियति के पास आकर खड़ा हो जाता है, और ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी उठा उसमें से सिंदूर निकाल नियति की मांग में भरने लगता है। जब नियति देखती है आदर्श उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है, ये देख वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उसे ऐसे आंखें बंद करते देख आदर्श मुस्कुरा देता है और बोला, अब तुम परफेक्ट लग रही हो। बोल वो पीछे से ही नियति की कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट देता है, और उसके कंधे पर अपना सर रख लेता है। तभी नियति भी अपनी आंखें खोल आदर्श के हाथ पर अपना हाथ रख बोली, पता नहीं आदर्श जी आज हम कैसे भूल गए, हमारा सिंदूर ही तो हमारी पहचान है। बोल वो मिरर में ही आदर्श को देखने लगती हैं और बोली, आदर्श जी हमें नहीं पता आज क्या होगा, पर हमें इतना जरूर पता है हम आपके बगैर जी नहीं सकते। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की नम होने लगती हैं। तभी आदर्श उसे पलटकर अपने सामने कर बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा आदर्श तुम्हारे साथ खड़ा है। बोल वो उसके माथे को चूम लेता है। ये देख नियति मुस्कुरा देती हैं, और आदर्श को देख बोली, आदर्श जी आज हम हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या आप जाने से पहले हमारा मुंह मीठा नहीं करोगे। बोलते हुए वो बड़े ही प्यार से उसे देखने लगती हैं, और नियति की बात सुन आदर्श बोला, ठीक है चलो नीचे, मैं अभी तुम्हें दही और चीनी खिलाकर तुम्हारा मुंह मीठा करता हूँ। बोल वो जैसे ही जाने के लिए होता है वैसे ही नियति उसका एक हाथ पकड़ बोली, आदर्श जी हमें वो बाला मीठा नहीं खाना है। उद्धरण चिन्ह। हमें वो मीठा चाहिए जिस पर बस हमारा हक है, किसी और का नहीं। बोलते हुए वो आदर्श के होठों को देखने लगती हैं, और नियति की बात सुनकर एक पल के लिए आदर्श हैरान जरूर होता है, पर अगले ही पल वो हैरानी एक प्यारी सी मुस्कान में बदल जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो नियति को उसकी कमर से पकड़ अपने एकदम करीब ले आता है, और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं जिससे उनके बीच से कोई हवा भी ना जा सके। साथ ही दोनों के चेहरे भी एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिस कारण दोनों को ही एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही होती हैं। उद्धरण चिन्ह। और एक दूसरे के इतने करीब होने के कारण दोनों के ही दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही होती हैं, जो दोनों ही साफ सुन पा रहे होते हैं। और आदर्श में चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके गाल थोड़े लाल हो चुके होते हैं, पर उससे उलट ना ही नियति के फेस में किसी तरह की कोई शर्म होती है ना हया। वो तो बस एक टक आदर्श की आंखों में ही देख रही होती हैं, और उसे वैसे ही देखकर बोली, आदर्श जी हमें मीठा खाना है। बोल वो उसे देखने लगती हैं, और अपनी प्यारी सी बीबी की बात सुनकर आदर्श झुककर नियति के होठों पर अपने होठ रख उसे बड़े ही सॉफ्टली किस करने लगता है।
जिस कारण नियति अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अपनी पकड़ आदर्श पर टाइट कर लेती हैं, पर वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं। उनके दोनों बच्चे जो वही बेड पर बैठे होते हैं वो उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, मगर एक के चेहरे पर शर्म और मुस्कान होती है तो दूसरे के चेहरे पर गुस्सा होता है। पीहू अंश की आंखों में अपने हाथ को रख रही होती है तो अंश बार बार उसका हाथ अपने आंखों से हटा रहा होता है और उसका फेस इस समय गुब्बारे की तरह फुला हुआ होता है। तभी अंश जोर से अपने दोनों हाथों को पटकते हुए जोर से रोने लगता है और उसके रोने की आवाज सुनकर वो दोनों अपने होश में आते हैं और होश में आते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आदर्श का फेस इस समय शर्म से काफी ज्यादा लाल होता है तो वही नियति आदर्श के पास से हटकर बेड की तरफ बढ़ जाती है और अंश को अपनी गोद में उठाकर बोली, नन्हे शैतान, आपको नहीं लगता आप बहुत ड्रामा करते हो? बोल वो प्यार से उसके दोनों गाल, माथा और होठों को भी चूम लेती हैं, जिसे देख अंश जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसे ऐसे हंसते देख नियति बोली, हमें पता है आप हमसे प्यार करते हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आपके डैड हमारे पास आए, पर बेटा आप हमारे बेटे हो और आदर्श जी हमारे पति, और आपको ये बात तो समझनी ही होगी ना। बोल वो फिर से उसके पूरे फेस और होठों को चूम लेती हैं और आदर्श को देख बोली, आदर्श जी आप अंश को लेकर आइए, हम पीहू के साथ नीचे जा रहे, वैसे भी 10 बजने ही वाले हैं। बोल वो अंश को आदर्श की गोद में दे देती हैं और फिर वहां से पीहू को साथ ले चली जाती हैं। अंश जब अपने डैड की गोद में जाता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपना अजीब सा फेस कर आदर्श के बालों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। जब आदर्श देखता है उसका बेटा उसके बाल पकड़ने वाला है, ये देख उसे वो पल याद आ जाता है जब अंश ने उसके बालों को इतना टाइट पकड़ा था जिस कारण उसके आंखों से आंसू तक आ गए थे। ये याद कर वो जल्दी से अंश को खड़े पकड़ने की जगह आड़ा कर पकड़ लेता है और बोला, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी कोई शरारत नहीं। बोल वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह एपिसोड 110। बाहर गार्डन में मोनिका ने बहुत सारे रिपोर्टर को पैसे देकर यहाँ बुलाई होती हैं ताकि वो नियति के खिलाफ बुरा भला छापे और उसे उसकी ही नजरों में गिराए, और रिपोर्टर भी उसकी बात मान लेते हैं। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले भी आते हैं और न्यूज चैनल वाले भी। यहाँ तक मोनिका ने वहाँ पर एक एंकर को भी बुला रखी थी जो उसके तरफ से ही बोले 10 बजने ही वाले थे और प्रतियोगिता का समय भी होने वाला था, इसलिए सारे लोग जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। उनके घर का गार्डन ही इतना बड़ा था जिसमें आराम से 1000 लोग समा जाए, जिस कारण वहाँ पर 400 से 500 लोग भी आराम से बैठ जाते हैं और सबके बैठने के लिए अच्छे से व्यवस्था की गई थी। साथ ही सबके खाने पीने की भी अच्छे से व्यवस्था की गई थी। तभी नियति मिताली के पास आ जाती है जो अपनी दोस्तों से बात कर रही होती हैं। नियति मिताली के पास आकर बोली, माँ। जैसे ही सब नियति की आवाज सुनते हैं सब उसे ही देखने लगते हैं और मिताली अपनी दोस्तों से नियति को मिलाते हुए बोली, नियति बेटा ये सब हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और सारी मेरी दोस्त है। जिसे सुन नियति सबको देख मुस्कुराकर झुककर सबके पैर पड़ लेती हैं। ये देख सभी प्यार से नियति के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देती हैं और मिताली को देख बोली, मिताली सच में तुम्हारी बहू देखने में जितनी सुंदर और संस्कारी है अंदर से उतनी ही सुंदर और प्यारी। बोल वो सब मुस्कुरा देती हैं। तभी गार्डन पर ही बने स्टेज पर जिस एंकर को मोनिका ने वहाँ पर बुलाई थी वो जाकर बोली, हेलो एवरीवन, में नाज कोई और नहीं बल्कि मोनिका की पुरानी मैनेजर ही हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ जो आप सब यहाँ पर आए। बोल वो मुस्कुरा देती हैं और आगे बोली, वैसे तो आप सबको पता है हम सब यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, पर फिर भी मैं एक बार सबको बता दूं। आप सबकी और मेरी भी प्यारी मोनिका उसके पति को एक चालाक और धोखेबाज औरत ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया है और मोनिका ने उस लड़की को एक प्रतियोगिता के लिए बोला है जिसमें अगर इन दोनों में से कोई भी हारता है तो उसे मिस्टर आदर्श को छोड़कर जाना होगा, वो भी हमेशा के लिए। बोल वो मोनिका के तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं और उसे अपने हाथ से ही थम्स अप का इशारा करती है, जिसे देख मोनिका के फेस पर भी एक शातिर मुस्कान आ जाती है और उसके सभी फैन बोलने लगे, हम हमारी फेवरेट एक्ट्रेस से उसके पति को किसी को भी छीनने नहीं देंगे। उस लड़की को जाना होगा। हाँ,
हाँ जाना होगा, वो लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती, बोल वो सब जोर से चिल्लाने लगते हैं और सबकी बातों को सुन मोनिका बेहद ही मासूम सा फेस बनाकर अपनी चेयर से खड़ी होती हैं और स्टेज पर आकर अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, मुझे पता है आप सब मेरे लिए अपना सारा काम धाम सब छोड़कर यहाँ पर आए हो और आप सब मुझे इंसाफ दिलाना चाहते हो और मुझे पता है मैं सच्ची हूँ, मेरा प्यार सच्चा है तो जीत मेरी ही होगी। बस आप सब अपना साथ और प्यार मुझ पर बनाए रखना, बोल वो अपने झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा देती हैं, जिसे सुन उसके सारे फैन पिघल जाते हैं। ये देख मोनिका टेढ़ी नजरों से आदर्श को देखती हैं और उसे एक स्माइल पास करती हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी नाज बोली, चलो दोस्तों हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले हम सबकी प्यारी मोनिका को ही गाने के लिए बोलते हैं और उसकी बात सुन सब जोर से उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। वही वीर जो आदर्श के साइड पर ही बैठा था, वो आदर्श को देख बोला, अब समय आ गया इस चुड़ैल का असली सबके सामने लाने का। बोल वो अपने मोबाइल में थोड़ी देर कुछ करता है और उसे वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। वही स्टेज पर खड़ी मोनिका नियति को देख बोली, ऐसे अलग अलग गाने से कोई कैसे पता लगा पाएगा कौन अच्छा गाता और कौन बुरा, इसलिए क्यों ना मुकाबला बराबरी का हो और हम दोनों साथ में ही गाए, ताकि रिजल्ट आप सबके सामने खुद ही रहे कौन जीता और कौन हारा। जिसे सुन उसके सारे फैंस हाँ में चिल्लाने लगते हैं। ये देख मोनिका नियति को स्टेज पर आने के लिए कहती है, तभी नियति भी बिना डरे एक नजर आदर्श को देखती हैं, जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने बच्चों और मिताली को देखती हैं, जो उसे मुस्कुरा कर ऑल दी बेस्ट का इशारा कर रहे होते हैं और उन सबको देख पता नहीं कहां से नियति के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और बिना डरे स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। उसे नहीं पता था वो क्या गाएगी क्या नहीं, वो जीतेगी या हारेगी, उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे कुछ पता था तो बस यही आदर्श उसका है और वो अपने आदर्श की और वो किसी भी कीमत में अपने पति को खो नहीं सकती। इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर अपने कान्हा जी को याद करती है। तभी मोनिका उसे देख बोली, हारने के लिए तैयार हो जाओ मिस गवार, आज तुम बस ये प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ हारने वाली हो। बोल वो शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगती हैं, पर नियति उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती हैं। वो बस अपनी जगह पर ही खड़ी रहती हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों को साफ समझ आ रहा था कौन एक अच्छी पत्नी बनने के काबिल है और कौन नहीं, क्योंकि नियति ने एक सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी होती है, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में कांच की चूड़ियां, और वो सिंपल से लुक में भी कमाल की लग रही होती है। वही मोनिका ने बेहद रिवीलिंग कपड़ों के साथ ढेर सारा मेकअप लगाई होती है। तभी मोनिका अपना गाना शुरू करती और जैसे ही मोनिका गाना शुरू करती हैं, वहाँ मौजूद सारे लोगों के मोबाइल में एक साथ 2 से 3 नोटिफिकेशन आते हैं, जिसे सुन सभी लोग अपना मोबाइल निकाल उसे चेक करते हैं। तो वो सब हैरान हो जाते हैं। सबके मोबाइल में 2 वीडियो होती हैं और साथ है कुछ पेपर, जिन्हें देख सभी शौक होते हैं और अपने सामने खड़ी मोनिका को देखने लगते हैं और उसे देख सबके चेहरे के भाव अब पूरी से बदल जाते हैं। और जब आदर्श सबके चेहरे के बदले भावों को देखता है तो उसके फेस की मुस्कान बढ़ जाती है और वो भी स्टेज पर देखने लगता है। दोस्तों मुझे नहीं पता प्रतियोगिता के लिए कौन सा गाना सही होता और कौन सा नहीं, इसलिए मुझे जो सही लगा मैं उसे ही यहाँ पर डाल रही हूँ। मोनिका गाती हैं, मोनिका, मुरझाए फूल कुछ महकते तो है, पर उन पर भंवरे ठहरते नहीं, सूखे जामिन से बादल गुजरते तो है, मगर वह रुख का बसते नहीं। इतना गाने के बाद मोनिका टेढ़ी मुस्कान लिए नियति को देखने लगती हैं और उसके कुछ गाने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि उसे पता था नियति कुछ गा नहीं पाएगी, क्योंकि ये कोई मूवी का गाना नहीं था जो नियति ने पहले कभी सुनी हो और वो इसे गा सके, ये तो मोनिका खुद से ही गा रही होती हैं। नियति एक नजर मोनिका को देखने के बाद सामने बैठे अपने परिवार को देखती हैं, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहे होते हैं और अपना गाना शुरू करती हैं। नियति, खुशबू उड़ने पर भी रहती है मुरझाए फूलों में, फूल कागज के कभी महकते नहीं, जिसके हिस्से में जो है उसे मिलाता है, लिखे तकदीर का कभी बदलते नहीं। जैसे ही मोनिका नियति की आवाज सुनती है, उसे तो मानो 440 बार का झटका ही लग जाता है और उसके गाने के बोल सुन सदमा और उसका चेहरा बस देखने लायक होता है। मोनिका, जो लिखे खुद किस्मत अपनी,
बाजी जीते हर बार, अपने हंसी आनंद से, हासिल करे जो प्यार, उसे ही हक है प्यार का, उसे ही हक है प्यार का। अपनी लाइन खत्म करने के बाद मोनिका बड़े ही घमंड के साथ नियति को देखने लगती हैं। और उसे ऐसे देख नियति उसे इग्नोर कर अपनी लाइन गाती हैं। नियति, हम ना जाने है क्या दुनिया का चलन, हर घड़ी है हमें बस पिया की लगन। यहाँ पर गाते समय नियति आदर्श को प्यार से देख रही होती हैं। मन में जिया है प्यार का, दिया जल रहा है प्यार का, मन जिया है प्यार का, दिया जल रहा है प्यार का। नियति की लाइन सुन मोनिका गाती है। मोनिका, तोड़कर सारी रस्में गुजरता है, प्यार आंखों से दिल में उतारता है। नियति, प्रेम बसता है दिल के मंदिर में, और दुआ बन के दिल में धड़कता है। मोनिका, जो हर अंदाज अदा जाने, जो प्यार के ढंग को पहचाने, हाँ, उसे ही हक है प्यार का, उसे ही हक है प्यार का, उसे ही हक है प्यार का। मोनिका की लाइन सुन नियति एकदम खामोश पड़ जाती हैं, जिसे देख मोनिका आगे गाती हैं। मोनिका, प्यार वो जिसमें हर रंग हो शामिल, साथिया वो जो साजन के हो काबिल, साथिया वो जो साजन के हो काबिल। गाते हुए मोनिका नियति को ऊपर से नीचे तक देखने लगती हैं, जिसे खुद को ऐसे देखते देख नियति गाती हैं। नियति, प्रीत वो जब बजे कान्हा की बंशी, तो बिना सोचे गोपी बिछाए दिल। मोनिका, प्यार में सब कुछ पा जाओ। नियति, प्यार में सब कुछ खो जाओ। मोनिका, प्यार से महके दो तन मन। नियति, प्यार महाकाय घर आंगन। मोनिका, प्यार बड़ा खूबसूरत है। नियति, मेरे कान्हा की मूरत है। मोनिका, प्यार को अपने रंग रंग दूं। नियति, प्यार के रंग में रंग जाओ। मोनिका, बताओ प्यार का रंग कैसा, बताओ प्यार का रंग कैसा। उद्धरण चिन्ह। नियति, मेरे सिंदूर के रंग जैसा, मेरी बिंदिया के रंग जैसा, मेरी चुनरी के रंग जैसा है इसे कौन सा रंग गहरा, बताओ कौन सा रंग गहरा, बताओ कौन सा रंग गहरा। नियति की बात सुनकर मोनिका को कुछ भी बोलते नहीं बनता है, और वो बस खामोश होकर नियति को देखते रह जाती है। नियति, हर घड़ी पास है, सच्चा एहसास, पर्वतों सा अटल एक विश्वास है जन्मों का बंधन प्यार का, है जन्मों का बंधन।